मैं लप्रतोलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय लप्रतोलक पर। आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी 2021 की पहली एमसीक्यू प्रश्न उत्तर वाली वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैंने इसलिए टाइटल ये दिया कि 2021 की पहली एमसीक्यू प्रश्न उत्तर वाली सुपर वीडियो नाम देने का मेरा अर्थ ये है, 2021 की ये ऐसी पहली वीडियो है जिसमें हम भूगोल से जुड़े 100 से अधिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ऐसे प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे रेलवे की हो। हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जीके बाय लप्रतोलक चैनल की तरफ से नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको अच्छी लगेगी। और ज़्यादातर इस ऐसे प्रश्न को मैंने इस टॉपिक के अंदर लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल जीके बाय लप्रतोलक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं भाइयों आपको यही कहना चाहता हूँ, पहले वीडियो को देखें पूरा, आपको अच्छी लगे तभी लाइक करो, तभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि आपको समझ ही ना आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इसको कोई मतलब नहीं है। तो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज हम सामान्य परिचय भूगोल का पढ़ेंगे। क्योंकि हम भूगोल के स्टूडेंट होते हैं, हमें ये पता नहीं चाहिए भूगोल है क्या, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, भूगोल की कितनी शाखाएं होती है, इस सभी का अध्ययन हम करेंगे। पहला प्रश्न, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूमि है, पृथ्वी का वर्णन करना है, मानव भूगोल है। मैं आपको बताता हूँ, भूगोल का शाब्दिक अर्थ भूमि गलत है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ भूमि नहीं है, ना ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल तो भूगोल की एक शाखा है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रिटर को, टेलर को, हिकेटियस को? मैं आपको बताता हूँ, रिटर को बिल्कुल ही नहीं कहते भूगोल का जनक, ये तो बिल्कुल गलत है। टेलर को भूगोल का जनक नहीं कहते। तो आपको पता होना चाहिए भूगोल का जनक किसे कहते हैं। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? टेलर ने किया, हिकेटियस ने किया, इराटोस्थेनीज ने किया? मैं आपको बताता हूँ, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेलर ने नहीं किया, ना हिकेटियस ने किया। हिकेटियस तो भूगोल के जनक माने जाते थे, उन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नहीं किया। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इराटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? तो भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? भूगोल की 3 शाखाएं होती है, भूगोल की 5 शाखाएं होती है, भूगोल की 2 शाखाएं होती है। तो आपको बताता हूँ, भूगोल की 3 शाखाएं नहीं होती, ना ही भूगोल की 5 शाखाएं होती है। भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं? भूगोल की 2 शाखाएं होती है। पहली शाखा होती है मानव भूगोल, दूसरी शाखा होती है भौतिक भूगोल। एक शाखा होती है मानव भूगोल, दूसरी शाखा होती है भौतिक भूगोल। अगले प्रश्न की ओर। भौतिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं? जो एक शाखा है ना मानव भूगोल की, भौतिक भूगोल, उसके जनक किसे कहते हैं? टेलर को, कोरिटर को, पॉलीडेनियस को? टेलर को नहीं कहते, आपको पता होना चाहिए, ना ही कोरिटर को कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं? यकीन है, यहाँ के आना था, गलती से लिखा गया। तो आपको पता होना चाहिए, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं? पॉलीडोनियस को। इसका बिल्कुल सही आंसर है, पॉलीडोनियस को भूगोल के जनक कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं? मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं? टेलर को, कोरिटर को, पॉलीडोनियस को? टेलर को नहीं कहते, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और पॉलीडोनियस इसको किसका कहते हैं? भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मानव भूगोल के जनक किससे कहते हैं? कार्ल रिटर को मानव भूगोल के जनक कहते हैं। भारत का भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे आज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 40,87,263 वर्ग किलोमीटर, 42,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं आपको बताता हूँ, 42,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल नहीं है। 40,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.4%, 5%, 2.42%। तो आपको बताता हूँ 10.4% नहीं है, ना ही 5% है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, 8वां है, 9वां है। तो 9वां स्थान बिल्कुल नहीं है, ना ही 8वां है। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो भारत के 6 बड़े देश हैं उनको मैं आपको ट्रिक सहित समझाता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश, ट्रिक सहित नाम। ये ट्रिक आप समझोगे ना, आपको अच्छी तरह से 6 बड़े देशों के भारत से हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। रुक, चीन, अब, आ, भारत। ठीक है, आप इस ट्रिक को याद रखना है। रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस है, रूस। कैसे? कनाडा। ची से चीन, ये चीन हो गया। ए से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और ब से भारत। फिर आपको बताता हूँ इस ट्रिक के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देशों के ट्रिक। रुक, चीन, अब, आ, भारत। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। इससे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश, भारत के जो भारत से 6 बड़े देश हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। रूस से रूस, के से कनाडा, चीन से चीन, ए से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत। 7वें नंबर भारत आ गया। आपको याद हो गए होंगे मुझे लगता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि याद हो गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हमें याद हो गए हैं। आगे और बढ़ते हैं। जनसंख्या दृष्टि से दूसरा देश विश्व का कौन सा है? जनसंख्या दृष्टि से दूसरा देश विश्व का कौन सा है? चीन नहीं है, यूएसए नहीं है, भारत नहीं है। आपको बताता हूँ, जो चीन है वो जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पर है। आपको पता है कि चीन है ना जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पे। यूएसए वो 30 स्थान पे है। तो दूसरे स्थान पे कौन है? जनसंख्या दृष्टि से दूसरे स्थान पे भारत है। ये पहले स्थान पर है और ये तीसरे स्थान पर है। भारत दूसरे स्थान पर है, आपको पता होना चाहिए। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3 या 214 किलोमीटर, 2 या 933 किलोमीटर, 1502 किलोमीटर। मैं आपको बताता हूँ भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। 2 या 933 किलोमीटर नहीं है, ना ही 1502 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 3 या 214 किलोमीटर। ये तो उत्तर से दक्षिण तक का है। 2 या 933 किलोमीटर या 1502 किलोमीटर। 1502 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई नहीं है। इसका बिल्कुल उत्तर सही है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2 या 933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है। आगे बढ़ते हैं।
हमने पहले क्या पढ़ा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। मैंने बताया कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या क्षेत्रफल है। और हमने क्या पढ़ा, भारत की लंबाई ऐसे कितनी है, 3,214। और ऐसी कितनी है, भारत की लंबाई 2,933 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था कि 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 45,000 किलोमीटर नहीं है, ना 6100 किलोमीटर है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, प्रश्न ये है 45,000 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था कि 45,000 किलोमीटर, तो बिल्कुल इसका रॉन्ग आंसर है, 45 किलोमीटर नहीं है। और 15,200 किलोमीटर ये तो उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं हम। ये है जलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। और ये स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने आपको, 15,200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक। मैं आपको बताऊँ, इंदिरा पॉइंट नहीं है भारत का उत्तरी बिंदु, ना सर क्रीक का है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल उत्तरी रह गया, इसको यहाँ पर रखना, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु इसका सही है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है भारत का। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वो सर क्रीक का है। कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। इंदिरा कॉल तो कहाँ पे है, उत्तर में। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में, और ये सर क्रीक का है वो गुजरात में, पश्चिम में है। तो आपको पता लग गया भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सर क्रीक, गुजरात। आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल नहीं, इंदिरा कॉल तो उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट वो दक्षिण बिंदु है, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवथू। किवथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। आगे और बढ़ते हैं हम। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की क्या दूरी है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की क्या दूरी है, 625 किलोमीटर नहीं है, 525 किलोमीटर ये भी नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं हम। जो आपको दिख रहा है ये कौन सा बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु, इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। और ये सबसे दक्षिण बिंदु, इसका नाम क्या रखा, इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार ये वाला गुजरात में सर क्रीक का है, और इस इधर साइड किवथू है। आप चारों पॉइंट याद हो गए होंगे मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, ड्रूड रेखा। हम अगर ड्रूड रेखा नहीं कहते, नहीं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की रेखा को, भारत और चीन की रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं।
आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल जी के वाला अप्रोजल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, ठीक है। और आपसे मैं ये कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखें, यदि आपको अच्छी लगे तो ही लाइक करें, तो ही सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप जब तक मेरे साथ देते रहोगे तब तक मैं आगे की ओर बढ़ता रहूँगा और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। हाँ, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की रेखा को कहते हैं। मैकमोहन नहीं कहते, मैकमोहन तो चीन की रेखा को कहते हैं। आपको याद था, मैकमोहन किसको कहते हैं? चीन की रेखा को। ड्रूड रेखा नहीं कहते, भारत पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा नहीं, रेड क्लिफ रेखा तो किसको कहते हैं? पाकिस्तान और भारत की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। चीन और भारत की, ये चीन की है, ये पाकिस्तान के साथ हमारी रेखा है, ठीक है। ड्रूड रेखा को ही भारत एवं अफगानिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ड्रूड रेखा कहते हैं, आपको याद रखना है। आगे और बढ़ते हैं हम। भारत और नेपाल के मध्य कौन सीमा बनाती है? तो आपको पता है, भारत और नेपाल के मध्य काली कोसी नदी नहीं, कोसी नदी नहीं बनाती। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भारत और नेपाल के मध्य सीमा कौन बनाती है? काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ी बिल्कुल नहीं करती। कुमाऊँ की पहाड़ियाँ नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत से म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती है। आगे और बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? जो आपको दिख रहा है इस तरफ तो यहाँ पे तो पाकिस्तान है, इसकी सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है। इसकी सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और ये म्यांमार है यहाँ इस साइड तरफ, तो इसको ये किससे अलग होता है? ये पटकाई की पहाड़ियों से अलग होता है। और ये चीन है, चीन की कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा चीन में है। आपको पता है मैकमोहन रेखा चीन चीन और भारत के मध्य है। अफगानिस्तान के भारत के मध्य कौन सी रेखा है? ड्रूड रेखा। कौन सी रेखा? ड्रूड रेखा भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। मैप के उपयोग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको मैप के अंदर ही पता होना चाहिए ना कहाँ पे है। तो आपको बताता हूँ, इस तरफ तो पाकिस्तान रह गया, ये एरिया चीन का है, ये म्यांमार का एरिया इस तरफ, और इस तरफ अफगानिस्तान है, और ये नेपाल है। नेपाल को कौन करती है अलग? काली नदी नेपाल को अलग करती है भारत से। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। हमने अब तक क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, जिसको आपको अच्छी तरह से याद हो। हमने पहले मैकमोहन रेखा के बारे में पढ़ा। मैकमोहन रेखा के बारे में आपको और अतिरिक्त जानकारी बताता हूँ मैं। भारत एंड चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। आपको पता है, भारत और चीन की जो सीमा है ना, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा, मैं इसको एक्स्ट्रा पर्सन बताता हूँ क्योंकि आपको पर्सन के साथ जैसे पॉइंट टू पॉइंट बताता तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसका हमने क्या पढ़ा ये बिंदु रखे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा पहला पॉइंट है, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई। प्रश्न यही पूछ सकते हैं, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई और कहाँ निर्धारित की गई? तो 1914 में निर्धारित की गई। वो कहाँ पे की गई? शिमला में की गई 1914 में। मैकमोहन रेखा के बारे में आपको पता लग गया है, भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण हुआ। कहाँ पर हुआ? शिमला में हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। ड्रूड रेखा, ये रेखा भारत और अफगानिस्तान की मध्य है। आपको पता होना चाहिए ये रेखा किसके मध्य है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। 1896 में सर ड्रूड द्वारा ये इसका निर्धारण हुआ। अब ये पूछ सकते हैं इस रेखा का निर्धारण किसके द्वारा हुआ? तो सर ड्रूड के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1896 में हुआ। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अब ये रेखा किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वर्तमान में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रेखा के बारे में आप पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान एग्जाम में ज़्यादातर ये पड़ जाता है रेड क्लिफ का क्वेश्चन। ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आपको पता है ये रेखा किसके मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सर जी जे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई?
15 अगस्त 1947 को किसके द्वारा? सर जी रेडक्लिफ द्वारा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाए, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत, सॉरी यहाँ पे गलत, यहाँ पे सही है, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल, सॉरी यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे नेपाल मत करना, यहाँ पे म्यांमार करना। म्यांमार बिल्कुल सही है। भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती है। नेपाल गलती से मिसप्रिंटिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे निकट समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे निकट पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल ही नहीं। इंडोनेशिया? नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है श्रीलंका। आगे कर बढ़ते हैं। भारत का सबसे निकट दूसरा समुद्री पड़ोसी देश? श्रीलंका तो पहला है। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है निकट पड़ोसी देश। तो इसको बिल्कुल सही उत्तर है, भारत का सबसे निकट दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसका सही बिल्कुल उत्तर सही है, इंडोनेशिया सबसे निकट पड़ोसी देश है भारत का। आगे कर बढ़ते हैं। भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। मैं बताता हूँ, भूमध्य रेखा भारत के मध्य में से नहीं गुजरती, ना ये मकर रेखा गुजरती है। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा भारत के मध्य में गुजरती है, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। आगे कर बढ़ते हैं। अब इस मैप के जरिए बताता हूँ, ये बीच वाली रेखा है वो है 0 डिग्री भूमध्य अक्षांश रेखा, और ये 23.5 डिग्री इसको कहते हैं कर्क रेखा। भारत अलग हो यहाँ पे पड़ जाता है, भारत से मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ये उत्तर की ओर है कर्क रेखा, और दक्षिण की ओर एक रेखा और है 23.5 डिग्री पर, उसको कहते हैं मकर रेखा। और ये ध्रुवीय प्रदेश आ गई, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके जो बीच में जो क्षेत्र है वो उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ इसके मध्य जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ इसके मध्य से 82.5 डिग्री दक्षांतर रेखा भी गुजरती है। आगे कर बढ़ते हैं हम। कर्क रेखा को भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? प्रश्न आ गया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 10 राज्यों से? बिल्कुल गलत। 5 राज्यों से? बहुत गलत। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा ना ही 10 राज्यों से गुजरती है, ना ही 5 राज्यों से। इसका बिल्कुल सही उत्तर है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों में गुजरती है। उन 8 राज्यों के हम नाम निम्नलिखित अनुसार हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, उनके यह निम्नलिखित नाम है। 8 राज्यों से गुजरती है ना, 8 राज्यों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। पहला राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको याद होना चाहिए 8 राज्य। तो आपको वापस बता देता हूँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको याद हो गए सभी? मुझे लगता है याद हो गए होंगे आपको। आगे कर बढ़ते हैं हम। प्रश्न बहुत है इसलिए मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ आपको। किस देशांतर रेखा का स्थानीय समय भारत में प्रमाणिक समय माना जाता है? ये प्रश्न आ गया। किस देशांतर रेखा का स्थानीय समय भारत में प्रमाणिक समय माना जाता है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का प्रमाणिक समय नहीं माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में प्रमाणिक समय नहीं माना जाता। तो आपको इसका पता होना चाहिए किस देशांतर रेखा का स्थानीय समय भारत में प्रमाणिक समय माना जाता है, वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आपको 5 राज्य, जो 5 राज्य से रेखा गुजरती है, आपको उन 5 राज्यों का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब फिर बताता हूँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरने वाले राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
आपको मुझे लगता है ये 5 राज्य याद हो गए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है? क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश नहीं है सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगने वाला, ना ही महाराष्ट्र है। तो इसको बिल्कुल सही उत्तर है, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की लगती है? 8 राज्यों की। उन 8 राज्यों के नाम अब देखो कौन कौन से वो 8 राज्य हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश से इन 8 राज्यों की सीमा लगती है। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से इन 8 राज्यों की सीमा लगती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मैं आपको फिर बताता हूँ, इन 8 राज्यों की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अब तो जो उत्तराखंड है ना, पहला वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8। 8 राज्यों की सीमा लगती है किसके? उत्तर प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न, हमने ये पढ़ा था ना पहले, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और हमने भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई पढ़ी थी, वो कितनी है? वो है भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3,214 किलोमीटर। भारत की हमने पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई पड़ी थी, वो कितनी है? 2,933 किलोमीटर। फिर आपको बताता हूँ भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? वो है 2,933 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। हमने जो पहले पढ़ा ना उसके बारे में बता रहा हूँ मैं अब। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। ये मैंने आपको बता दिया था। भूगोल का जनक किससे कहते हैं? यूक्लिडियस को कहते हैं। भूगोल की 3 शाखाएं होती है, भूगोल की 2 शाखाएं होती है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। आपको मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के कौन से राज्य से सर्वाधिक तटरेखा लंबी है? भारत के कौन से राज्य की सर्वाधिक तटरेखा लंबी है, मतलब तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है? तमिलनाडु की, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की? यदि आपको इसका उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तमिलनाडु की तटरेखा लंबी नहीं है सर्वाधिक, ना ही आंध्र प्रदेश की है। इसका सही उत्तर है भारत के कौन से राज्य की सर्वाधिक तटरेखा लंबी है? तो वो गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा लंबी है। क्योंकि गुजरात देखा होगा इस प्रकार है ना, इसलिए ये बीच वाला क्षेत्र है ना, ये तटरेखा के अंदर आया था, इसलिए ये सब सर्वाधिक लंबी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। पाकिस्तान के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? 3 राज्यों की, 4 राज्यों की, 6 राज्यों की? मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान समय में पूछ ले तो 3 राज्यों की सीमा लगती है। क्योंकि पहले तो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 4 राज्यों की सीमा लगती थी। अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, इसलिए अब 3 राज्यों की सीमा लगती है। एक राजस्थान है, पहले लाइन वाइज बात करते हैं हम। पहले पंजाब, फिर राजस्थान, फिर है गुजरात। इनमें से भी बात करें तो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, मध्य प्रदेश, ये तो बांग्लादेश से बहुत दूर पड़ जाता है मध्य प्रदेश, तो असम या त्रिपुरा? मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश बिल्कुल ही नहीं है इसमें सही, नहीं उत्तर प्रदेश, असम है। इसका सही उत्तर है तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये त्रिपुरा दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश तीनों ओर से घिरा हुआ है राज्य। ये गुजरात दिख रहा है ना, ये तटरेखा की सबसे ज्यादा स्वार्थ लगती है गुजरात की। किससे? जलीय सीमा सब स्वार्थ की लगती है गुजरात की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ अधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है? गुजरात की? नहीं। राजस्थान की? हाँ, राजस्थान की सीमा स्वार्थ की लगती है। पंजाब की सीमा नहीं लगती, ना ही गुजरात की लगती है। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ अधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है? तो राजस्थान की अधिक सीमा पंजाब के साथ लगती है। अगला प्रश्न, किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
त्रिपुरा को, असम को, अरुणाचल प्रदेश को। मैं आपको बताता हूँ पूर्व का प्रवेश द्वार किस प्रदेश को कहा जाता है? त्रिपुरा को। त्रिपुरा को बिल्कुल नहीं कहा जाता पूर्व का प्रवेश द्वार, अरुणाचल प्रदेश को नहीं। तो आपको पता होना चाहिए पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार असम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। में आता हूँ त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा तो बहुत छोटा सा एक राज्य है। असम नहीं है, इसका सही उत्तर है पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिपुरा में नहीं होता, ना ही असम में होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सर्वप्रथम होता है भारत में। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मात्र अभी 16 वर्ष के मेरी आयु पूरी हुई है। मैं अभी प्रयत्न कर रहा हूँ आपको समझाने का। यदि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो आप चैनल को मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मेरे साथ बनाए रखें। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, सब ये तो सबसे बड़ा प्रदेश है। असम, असम भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा सही आंसर है। पूर्वोत्तर का सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। तो आपको बताता हूँ भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी नहीं है। आपको कई सोच रहे होंगे गंगा नदी है, नहीं है। नर्मदा नदी भी नहीं है। इसका सही उत्तर है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि 100 से ज़्यादा प्रश्नों का मैं अध्ययन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नहीं है, गोदावरी नहीं है। तो आपको बताता हूँ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। वैसे कोई सिंधु नदी भी कहते हैं, पर सिंधु नदी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सिंधु नदी का पाकिस्तान की ओर बहती है। भारत की यदि पूछे ना भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नदी कौन सी लंबी नदी है बहने में, तो गंगा सबसे लंबी नदी है बहने में। पानी सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रों में सिंचाई होती है गंगा नदी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। मैं आपको बताता हूँ, जो गंगा नदी ये तो उत्तरी भाग में है। नर्मदा नदी नहीं है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। हमने ये प्रश्न कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा, फोंगपुई, शिवालिक। तो शिवालिक मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ना ही कंचनजंगा है। इसका सही उत्तर है मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि 100 से ज़्यादा प्रश्न में एक वीडियो में पूरे करने हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, फोंगपुई, शिवालिक। मैं बताता हूँ भारत की सबसे ऊंची चोटी नाम वो है कंचनजंगा। अगले प्रश्न का बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विशाखापट्टनम में, केरल में, माथेरान में। मैं बताऊँ विशाखापट्टनम में भारत में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती, ना ही केरल में नहीं होती। इसका सही उत्तर है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? वो है माथेरान में। भारत का ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल, गेहूँ, सरसों। मैं बताता हूँ सरसों नहीं उगाई जाती सर्वाधिक, ना ही गेहूँ उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल चावल है। आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल उगाई जाती है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है।
भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, सही है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मुंबई में प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई नहीं है। आपको बताते हैं इनमें से कौन से प्राकृतिक बंदरगाह कौन से नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो विशाखापट्टनम है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, आपको बताना चाहिए। मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका सही उत्तर है कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, वो है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई। तो मैं आपको बताता हूँ भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई तो कृत्रिम बंदरगाह, ये तो सीधा बार हो गया। विशाखापट्टनम में नहीं है। इसका सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। अगले प्रश्न की ओर, किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? किस खनिज पदार्थों के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? चांदी नहीं, चांदी में तो नहीं है। जस्ता नहीं है। अब्रक में भारत सबसे आगे है। तो आपको पता होना चाहिए किस खनिज पदार्थ में भारत सबसे विश्व में सबसे आगे है। वो अब्रक, जिसको क्या कहते हैं, माइका भी कह देते हैं लोग। माइका या कहीं अब्रक लिखा है तो दोनों एक ही नाम है ये। भारत में सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया? कर्नाटक में, कोलकाता में या बस्तर में? मैं बताता हूँ बस्तर में नहीं लगाया गया, ना ही कर्नाटक में लगाया गया। सही, उसको सही उत्तर है भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ लगाया गया? कोलकाता में भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया। किस राज्य में चंदन अधिक पाया जाता है? किस राज्य में चंदन अधिक पाया जाता है? चंदन कर्नाटक में, कोलकाता में, बस्तर में? तो मैं बताता हूँ कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन पाया जाता है, ना कि बस्तर में नहीं पाया जाता, ना ही कोलकाता में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है किस राज्य में चंदन अधिक पाया जाता है, वो है कर्नाटक राज्य में चंदन अधिक पाया जाता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक में नहीं है, बस्तर में नहीं है। आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है, वो है कोलकाता में। सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कर्नाटक नहीं, कर्नाटक में सर्वाधिक जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या नहीं पाई जाती। बिहार भी नहीं है। इसका सही उत्तर है सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है बस्तर। भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में, कोलकाता में, बस्तर में? आता बस्तर तो नहीं है, ना ही कोलकाता है। इसका सही उत्तर है भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन कर्नाटक में होता है। देश की न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान नहीं, तमिलनाडु नहीं। तो इसका सही उत्तर है देश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। भूरा कोयला का सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है? भूरा कोयला का सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है? राजस्थान में नहीं, बिहार में नहीं। इसका सही उत्तर है भूरा कोयला का सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है, वो है तमिलनाडु में पाया जाता है। तापी नदी का उद्गम किस प्रदेश से हुआ है? सिक्किम से। तापी नदी का उद्गम सिक्किम प्रदेश से नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर है तापी नदी का उद्गम किस प्रदेश से हुआ है, वो हुआ है मध्य प्रदेश से। थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? सिक्किम में नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं करती। तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है, वो करती है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सिक्किम में नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वो है मध्य प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन है। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन है। तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए। एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, वो है सिक्किम। सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल जी के वाला पर तो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। 1 घंटे की वीडियो बनाने में, उसको एडिटिंग करने में भैया कम से कम 2 दिन लगते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आप मेरे साथ बने रहें और आगे की ओर बढ़ते हैं हम। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पूछा न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश तो नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश है। सही उत्तर है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारत में सबसे पुरानी पहाड़ कौन से हैं? सबसे पुरानी नहीं, पुराने पहाड़ कौन से हैं? पुराने लिखना था, गलती से हो गया। पुराने पहाड़ कौन से हैं? शिवालिक के पहाड़, सतपुड़ा के पहाड़, अरावली के पहाड़। मैं बताता हूँ, शिवालिक के पहाड़ सबसे पुराने पहाड़ नहीं है भारत के, न सतपुड़ा के पहाड़ हैं। इसका सही उत्तर है भारत के सबसे पुरानी पहाड़, सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? वो है अरावली के पहाड़, सबसे पुराने पहाड़ हैं। अरावली कहाँ पे है? अरावली श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। किस भारतीय राज्य में सबसे कम वन है? किस भारतीय राज्य में सबसे कम वन है? वो आपको पता नहीं। राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में। इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसका राजस्थान में नहीं, ना ही गुजरात है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है किस राज्य में सबसे कम वन है? वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है। चेन्नई बंदरगाह किस तट पर है? चेन्नई बंदरगाह किस तट पर है? कोरोमंडल, मालाबार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताता हूँ, चेन्नई बंदरगाह ना ही मालाबार तट पर है, ना ही कोरोमंडल तट पर है। इसका सही उत्तर है चेन्नई बंदरगाह ना तो मालाबार तट पर है, या ना ही इसका इनमें से कोई आंसर सही है। इसका सही है उत्तर है कोरोमंडल तट पर चेन्नई बंदरगाह है। आपको पता होना चाहिए कोरोमंडल तट पर चेन्नई बंदरगाह है। कोच्चिन किस तट पर बसा हुआ है? कोच्चिन किस तट पर बसा हुआ है? कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर, इनमें से कोई नहीं। मैं बताता हूँ, कोच्चिन मालाबार तट पर बसा हुआ है, कोरोमंडल में नहीं, ना इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कोच्चिन किस तट पर बसा हुआ? मालाबार तट में कोच्चिन बसा हुआ है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ नहीं। तो आपको बताता हूँ, भारत की सर्वाधिक जो सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? वो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे अधिक सीमा। भारत की कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। तो इसका सही उत्तर है सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? वह लगती है अफगानिस्तान के साथ भारत की। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए, बिल्कुल गलत। लौह धातु के लिए, गलत। इसका सही उत्तर है मकराना किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर पत्थर के लिए। संगमरमर पत्थर के लिए मकराना प्रसिद्ध है। राजस्थान के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट आबू, बिल्कुल गलत। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर राजस्थान सबसे ऊंचा शिखर है। भारत के किस प्रदेश में विश्व का एकमात्र तैरने वाला बाघ पाया जाता है? भारत के किस प्रदेश में विश्व का एकमात्र तैरने वाला बाघ पाया जाता है? लेह, गलत। पन्ना, नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारत के किस प्रदेश में एकमात्र तैरने वाला बाघ पाया जाता है? वो है मणिपुर में एकमात्र तैरने वाला बाघ पाया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? मणिपुर में, बिल्कुल गलत। पन्ना में, नहीं। तो सब भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह में होती है। आप पता नहीं चाहिए सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ पे होती है? लेह में। भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? मणिपुर में, लेह में, पन्ना, मध्य प्रदेश में। आप बताता हूँ,
मणिपुर में नहीं है, ना ही लेह में है। इसका सही उत्तर है पन्ना मध्य प्रदेश में। भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। किस स्थान पर 3 सागरों का संगम होता है? किस स्थान पर 3 सागरों का संगम होता है? कन्याकुमारी, वाराणसी। वाराणसी में नहीं होता, ना ही वापी में होता है। इसका सही उत्तर है किस स्थान पर 3 सागरों का संगम होता है? वो है कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम होता है। दादर नगर हवेली सबसे निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है? दादर नगर हवेली के सबसे निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है? कन्याकुमारी गलत है। वाराणसी बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर है वापी। वापी है ना रेलवे स्टेशन, वो दादर नगर हवेली सबसे निकट रेलवे स्टेशन है। किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? किस शहर में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? वापी में बिल्कुल गलत। कन्याकुमारी में नहीं, कन्याकुमारी तो गंगा नदी जाती ही नहीं है। इसका सही उत्तर है वाराणसी। ना इसमें जाती है गंगा नदी, ना इस क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर है किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है? वाराणसी में दक्षिण उत्तर की ओर जाती है। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1856 में बिल्कुल गलत। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? 1856 में नहीं, 1853 में, 1825 में। याद आता हूँ, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 में चली थी। किसके मध्य चली थी? मुंबई से लेकर थाने के मध्य चली थी। भारत का आम उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का आम उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो हमारा तीसरा स्थान नहीं है, ना ही दूसरा स्थान है। भारत का आम उत्पादन में पहला स्थान है। आपको पता चाहिए आम उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? पहला। भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा या तीसरा? भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? मैं आपको बताता हूँ, भारत में सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। ना ही पहला नहीं है, ना ही दूसरा नहीं है, सॉरी, ना ही पहला नहीं है, ना ही तीसरा है। इसका सही उत्तर है भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत के कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में नहीं होता गेहूं का उत्पादन अधिक, ना गुजरात में होता है। इसका सही उत्तर है भारत के कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। भारत के कौन से राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक नहीं होता। तो सही इसका उत्तर है भारत में कौन से राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? वह है गुजरात। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और आप जब तक मेरी मदद करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, मैं आपको इसी मेहनत की तरह मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारत का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा? मतलब तो पहला स्थान नहीं है, ना ही दूसरा है। इसका सही उत्तर है भारत का तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है। आपको पता होना चाहिए भारत में तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है। बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है? बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? सॉरी, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में? तो बताता हूँ, ना ही उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाजरा उगता है, ना ही गुजरात में। इसका सही उत्तर है बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1853 में रेलगाड़ी चली थी पहली। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। 1950 भी गलत है। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो मैंने आपको बताया था 1853, नहीं, ये यहाँ इस 1853 में भारत में रेलगाड़ी चली थी। 1905 में नहीं, 1905 में तो बोर्ड की स्थापना हुई थी रेलवे बोर्ड की। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वो हुआ 1950 में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में? बिल्कुल गलत।
हैदराबाद में नहीं, तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में नहीं है, नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में नहीं, नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। मैं आपको लगभग सभी टॉपिक से 3-3, 4-4 प्रश्न करा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, इसलिए हवाई अड्डे भी इतने महत्वपूर्ण है, इसको भी गौर से पढ़ना आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? तो आपको बताता हूँ, सबसे अधिक जनसंख्या केरल की नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस पर केरल बिल्कुल सबसे अधिक जनसंख्या नहीं है। ना ही सिक्किम की सबसे अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की। कितनी? 17% से भी अधिक भारत में जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? भारत में सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो आपको बताता हूँ, भारत में सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। और केरल में भी नहीं है सबसे कम जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर है भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम। हमने पहले सिक्किम के बारे में कुछ पढ़ा था। सिक्किम में हमने एक प्रश्न ये पढ़ा था, सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ये भी सिक्किम का प्रश्न याद रखना आपको। और ये भी सिक्किम का प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में? वो भी सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से राज्य में है? तो सबसे पहले हम लिंगानुपात की चर्चा करते हैं। लिंगानुपात होता क्या है? हमारे भारत में लिंगानुपात का यही अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों के मध्य स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे मान लो, जैसे पुरुष 1000 हैं तो स्त्रियों की संख्या 377 है, तो 372 संख्या है। तो वहाँ पे पता लगता है कि लिंगानुपात कितना है। 100 पुरुषों के मध्य मान लो 972 महिलाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिंगानुपात की परिभाषा बता दी। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? वो केरल में है, जहाँ पे पुरुषों की मात्रा में स्त्रियों की संख्या अधिक है, मतलब महिला पुरुषों से अधिक है। और सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का? वो केरल का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, सिक्किम का नहीं है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, क्या होता है जनसंख्या घनत्व? उसको कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जैसे किसी कहीं मान लो कि आप प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र में मान लो आप 17 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी में 20 लोग रहते हैं मान लो आप, तो वहाँ का घनत्व क्या हो गया? प्रति वर्ग किलोमीटर में 20 लोग रहते हैं, ये घनत्व है वहाँ का। तो इसी प्रश्न में यही पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? तो आपको बता दो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, केरल का नहीं है सबसे अधिक घनत्व, न ही अरुणाचल प्रदेश का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? केरल का नहीं है सबसे कम, और बिहार का तो आपको बताया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, इसको तो आप नोट ही कर लो। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितने लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में? 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं हम। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। हाँ, केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बिहार भी नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भी राज्य नहीं है साक्षरता वाला। तो आपको पता चाहिए सबसे अधिक साक्षरता कौन से राज्य की है? सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य की है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल नहीं है, केरल तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, आपको मैंने अभी बताया था सबसे अधिक इसकी है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में? सिक्किम में। सिक्किम में नहीं है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है।
केरल में भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? इसका सही उत्तर है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं हम। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया प्रमुख फसलों के बारे में, मैंने आपको बताया भूगोल का सामान्य परिचय का अध्ययन कराया मैंने आपको। इसके साथ मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में बताया, प्रमुख नदियों के बारे में बताया, और इसके साथ अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्यों के बारे में, जिसका पहला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको बताता हूँ गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आपको पता नहीं चाहिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। तो हमने गुजरात से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पढ़ा था, गुजरात की एक विशेषता ध्यान रखना, जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है गुजरात में। मैंने आपको समझाया हुआ ये प्रश्न, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। अब अगला प्रश्न, पंचमढ़ी अभयारण्य कौन से राज्य में है? पहले तो ये पता चाहिए पंचमढ़ी जगह कहाँ पे, वो आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जगह है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जगह है। तो आपको बताता हूँ पंचमढ़ी अभयारण्य कौन से राज्य में है? ना ही तो राजस्थान में है पंचमढ़ी अभयारण्य, ना ही गुजरात में है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। आपको पता चाहिए पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी अभयारण्य है। कुंभलगढ़ अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए कुंभलगढ़ जगह कहाँ पे है? राजस्थान में। तो अभयारण्य कहाँ पे होगा? वो भी राजस्थान में होगा। इसका गुजराती बिल्कुल गलत आंसर है, मध्य प्रदेश भी बिल्कुल गलत आंसर है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है राजस्थान में कुंभलगढ़ अभयारण्य है। तो इसके साथ आप एक विशेषता और ध्यान रखना, राजस्थान की ये विशेषता है राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन होता है। बाजरे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? राजस्थान में। आपको ये मैंने बताया हुआ है अभी आपको। और गुजरात की एक बात ध्यान रखना, सबसे अधिक मूंगफली होती है ना, वो गुजरात में होती है। और मध्य प्रदेश में आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। ये दोनों प्रश्न मैंने आपको अभी कराए थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो मैंने आपको बताया था बिहार राज्य की राजधानी क्या है? रांची। रांची नहीं है बिहार की राजधानी। रांची किसकी राजधानी है? रांची तो किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। आपको पता चाहिए झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। जयपुर किसकी राजधानी है? तो जयपुर राजधानी है राजस्थान की। और प्रश्न है एक लास्ट में बचा है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या? पटना है। आपको पता चाहिए पटना बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अगला प्रश्न, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? रांची। मैंने बताया वो झारखंड की राजधानी है रांची। तो ये तो है ही नहीं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसका सही उत्तर त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला बिल्कुल सही आंसर है, त्रिपुरा की राजधानी है। अगला प्रश्न, गोवा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला नहीं, अगरतला तो किसकी है? त्रिपुरा की राजधानी है, आपको पता था। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की एक विशेषता और बताता हूँ, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। आपको पता होना चाहिए गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? ये आज का सबसे अंतिम प्रश्न है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 15 जनवरी 2016 को, 16 सितंबर 2015 को, 2 जून 2014 को। तो मैं आपको बताता हूँ तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ ना तो 15 जनवरी 2016 को हुआ, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ना ही 16 सितंबर 2015 को हुआ। इसका सही उत्तर है तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था ना, वो हुआ था 2 जून 2014 को। तो आपको पता होना चाहिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। आज के हमारे पूर्ण समाप्त हुए। हमने कौन कौन सी चर्चा करी उसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हमने आज की चर्चा क्या की? हमने क्या पढ़ा महत्वपूर्ण बिंदु में? अभी तक हमने मेघ मौर्य रेखा के बारे में पढ़ा था।
आपको पता होगा मैकमोहन रेखा के बारे में पता था। तो सबसे पहला ये प्रश्न उठता है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? तो आपको पता होना चाहिए भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा 1914 ईस्वी में कहाँ निर्धारित हुई? शिमला में निर्धारित की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए भारत और चीन के मध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। आपने पता लग गया होगा मैकमोहन रेखा के बारे में। आपसे फिर निवेदन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना, जो चीज़ समझना है। यदि कोई गलती हो गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। आगे और बढ़ते हैं हमने ड्रूड रेखा के बारे में पढ़ा था। ड्रूड रेखा किन देशों के मध्य है? तो वह है भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्रूड रेखा है। 1896 ईस्वी में सर ड्रूड द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ये रेखा किसके बीच में है? तो आपको पता होना चाहिए ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। 1896 ईस्वी में सर ड्रूड द्वारा इस रेखा का क्या किया था? निर्धारित किया गई थी। अब ये वर्तमान में रेखा किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इस रेखा के बारे में आपको बहुत पक्की जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भारत और पाकिस्तान की जो बीच की रेखा को है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आपको पहला प्रश्न ये उन्हें पता होना चाहिए। इसके साथ इसका जो ये रेखा कब निर्धारित की गई? ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई, जब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। किसने की? सर जी जे रेड क्लिफ द्वारा ही इस रेखा को निर्धारित किया गया। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सर जी रेड क्लिफ ने इस रेखा का क्या किया था? निर्धारण किया था। अगला प्रश्न की ओर, भारत और नेपाल के मध्य जो काली नदी है वो सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जो सीमा बनाती है, कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी क्या होती है? काली नदी जो भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा बनाती है उसको काली नदी है। भारत और नेपाल, जो भारत और नेपाल नहीं है, यहाँ पे गलती लिखा गया, भारत और म्यांमार है। यहाँ पे जो भारत और म्यांमार है ना, भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती है, और भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, और क्या कहते हैं अफगानिस्तान को ड्रूड रेखा अलग करती है। और इसके साथ अपनी बात करते हैं चीन को कौन रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा चीन को अलग करती है। आपको पता होना चाहिए। इसके साथ मैंने बताया था कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और उसके एक तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। आपको पता होना चाहिए। जो 8 कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के मध्य में से जाती है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी दक्षांतर रेखा 5 राज्यों से जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जिसको भारत की समय मानक रेखा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो सबसे अधिक सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो 8 राज्य कौन से हैं वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड है पहला, हिमाचल प्रदेश दूसरा, हरियाणा तीसरा, राजस्थान चौथा, मध्य प्रदेश पाँचवा, छत्तीसगढ़ छठा, झारखंड सातवां और बिहार आठवां। तो आपको पता लग गया होगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश भारत के ऐसे एकमात्र राज्य है जिसके साथ 8 राज्यों की सीमा लगती है। हमने पढ़ा भारत के बारे में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,223 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। और भारत की चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम तक? वो है 2,933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है। अब मैंने आपको सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था, भूगोल का सामान्य परिचय कराया था आपको। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। और भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। भूगोल की संख्या कितनी है? भूगोल की शाखाएं 2 हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल।
मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दो शाखें हैं, आपको पता नहीं चाहिए भूगोल की। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देशों की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। रुक, चीन, अब आ, भारत। तो रुक, चीन, अब आ, भारत, इसका अर्थ क्या है? मैं आपको क्षेत्रफल दृष्टि से आसानी से आपको नाम याद कराऊंगा। जो हमारे क्षेत्रफल दृष्टि से 6 बड़े देश हैं, रूस है, रूस, कैसे, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो रुक, चीन, अब आ, भारत। आपको याद हो गए होंगे, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए कहते हैं, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सभी से निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला एप्रीतोल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी मात्र 16 साल का हुआ हूँ और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि मेरे से कोई प्रश्न गलत बताया गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका रिप्लाई दें कि आपने इस प्रश्न को उत्तर गलत बता दिया। और आपसे ये निवेदन करता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। और आपके साथ इसके साथ ये निवेदन करता हूँ, जो प्रश्न ना आए तो समझ ना आए उसको स्क्रीनशॉट लो और उसको पढ़ने के प्रयत्न करो। और आज के यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।